आज की क्लास हम लोग जो है शेरशाह सूरी के रेवेन्यू सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम लोग मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को समझेंगे, मनसबदारी को। और उसके बाद जाके जो है मुगल रेवेन्यू सिस्टम को समझेंगे। इससे ये समझिए कि आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक तरीके का लिंक ही देगा कि आखिर जागीरदारी सिस्टम या मनसबदारी सिस्टम ये क्यों रिस्पॉन्सिबल रहा मुगल डिक्लाइनेशन के लिए। हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं मुगलों के पतन के लिए, लेकिन मुगल के डिक्लाइनेशन के लिए कहीं ना कहीं जागीरदारी सिस्टम और रेवेन्यू सिस्टम भी जिम्मेदार है, ठीक है, बल्कि एक मेजर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है ये, ठीक है। तो चूंकि स्टार्टिंग मुगल रेवेन्यू सिस्टम का बेस शेरशाह सूरी से मिलके आता है, इसलिए हमको शेरशाह सूरी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा मैप सा बना ले तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मैप बनाते समय मेरी कोशिश रहती है कि इसके सामने लगभग आपका ये भूटान ऐसे आ जाए और ये कुछ ऐसे आए, ये आपका बांग्लादेश कुछ इस तरीके से यहाँ पे, ये इस तरीके से, ठीक। तो शेरशाह सूरी का क्या है, शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड में आपका चलता था हर साल। हर साल मतलब शेरशाह सूरी क्या करता था कि हर साल लैंड रेवेन्यू सिस्टम के लिए एक असेसमेंट कराया करता था, एक सर्वे कराया करता था। और हर साल के एक रिकॉर्ड्स मेंटेन होते थे जिसको हम लोग राई नाम के रजिस्टर में शेरशाह सूरी नोट कराता था, किसमें, राई, ठीक। और इस इन्हीं रजिस्टर्स का जो रिकॉर्ड बना, ये 10 साल के जो रिकॉर्ड्स बने हर साल के लिए, पर ईयर हुआ करते थे ये, इसी को हम लोग बोलते हैं हर साला, ठीक है। तो ये पर ईयर जो रिकॉर्ड्स बनते थे ये बेस बने जाके अकबर ने जब पहली बार लैंड रेवेन्यू असेसमेंट कराया या लैंड रेवेन्यू के लिए अपना डिसीजन लिया, तो ये पिछले 10 साल के जो रिकॉर्ड थे उन्हीं को बेस बनाया उसने। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 10 साला। मतलब ये कि अब अगली बार जब लैंड रेवेन्यू डिसाइड होगा तो पिछले 10 साल के रिकॉर्ड्स लिए जाएंगे। मतलब जैसे मान लीजिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ मान लीजिए 11 और ये मान लीजिए 10। तो ये 10 साल के रिकॉर्ड्स बन गए बेस। अब नेक्स्ट ईयर जब होना है, हम्म, तो क्या हो जाएगा, 11वें साल जो है आपका लैंड रेवेन्यू के लिए प्रॉपर सर्वे चल रहा होगा रजिस्टर के लिए। अब क्या हो जाएगा, 2 से लेके 11 तक, फिर अगली बार 3 से लेके 13 तक। तो इस तरीके से जो है पिछले 10 साल के रिकॉर्ड्स वो बेस बनाता था अकबर, इसलिए इसको क्या बोलते थे, 10 साला, ठीक। अभी हम लोग जो है शेरशाह सूरी के ऊपर चल रहे हैं तो थोड़ा शेरशाह सूरी को देखते हैं। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया, ये जो पेशावर और मुल्तान के आसपास का एरिया है, यहाँ पे चलता था आपका गल्ला बख्शी। ये शेरशाह सूरी के पहले से चल रहा था, गल्ला बख्शी ऑब्लिक बटाई इसको बोला जाता था, ठीक है। और ये रहा आपका राजस्थान का एरिया, ये रहा आपका मालवा का एरिया, और ये रहा आपका मेन स्ट्रीम का लैंड जिसे हम लोग बोलते हैं दोआब, जिसमें आपका गंगा और यमुना दोआब, ठीक। तो यहाँ पे जो है शेरशाह सूरी ने मेन लैंड पे ये काम करा। ये आपका रहा राजस्थान, ये रहा आपका मालवा, ठीक। तो यहाँ पे गल्ला बख्शी चलता रहा, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया। बटाई जैसे जैसे मतलब कि खेत बटाई होती है, रास बटाई होती है, लंक बटाई होती है। अभी हम लोग मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में देखेंगे तो वहाँ पे जाके बटाई के नए नए तरीके हमको पता चलेंगे। कुल मिला के यहाँ पे पठान रहा करते थे, अफगान पठान रहा करते थे, उनसे बटाई कराई जाती थी। खैर शेरशाह सूरी खुद भी अफगान पठान रेस को बिलोंग करता था, तो यहाँ पे बटाई की सिस्टम चलता था, इसमें उसने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। ये जो आपका मेन स्ट्रीम लैंड है, यहाँ पे उसने जो है ये अपना सिस्टम लागू किया। क्या किया उसने, उसने यहाँ पे ये किया कि भैया आपकी जो मेन स्ट्रीम है, यहाँ पे हर साल में जो है लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, आप असेसमेंट कैसे करेंगे, जब आप लैंड मेजरमेंट करेंगे, है ना। आप जब लैंड मेजरमेंट कर लेंगे, लैंड को नाप लेंगे, माप लेंगे, तभी तो असेसमेंट कर पाएंगे भाई इतनी लैंड जो है वो हाई फर्टाइल है, इतनी लैंड जो है वो मीडियम फर्टाइल लैंड है, इतनी लैंड जो है लोअर फर्टाइल लैंड है। तो अब आपको अच्छे से याद आ रहा है कि यहाँ पे गजे सिकंदरी चला करता था, याद आया आप लोगों को, सिकंदर लोदी के टाइम पीरियड में गजे सिकंदरी 39 इंचेस का गजे सिकंदरी हुआ करता था, अंगुल बेसिकली हुआ करता था।
और इसको इंचेस में अगर हम लोग देखेंगे तो 32 इंच के अप्रोक्सीमेटली ये हुआ करता था। ठीक, और इसी गजे सिकंदरी से उसको उसने जरीब बोला। क्या बोला? जरीब। तो गजे सिकंदरी जो सिकंदर लोदी के टाइम पीरियड में आया था उसको अब बोला, क्या बोला जाएगा? जरीब। ठीक, तो अब क्या होगा, लैंड रेवेन्यू के लिए सबसे पहले लैंड का मेजरमेंट होगा। लैंड मेजरमेंट से पता चलता है कि भाई लैंड को तीन कैटेगरीज में उसने डिवाइड किया, जिसको हम पहली कैटेगरी बोलेंगे उत्तम या हाई फर्टाइल लैंड, दूसरी कैटेगरी में हम रखेंगे इसको मध्यम या मीडियम फर्टाइल लैंड, और तीसरी कैटेगरी होती है सोयम पब्लिक दोयम, कभी कभी दोयम भी कुछ लोग बोलते हैं, और इसको बोलेंगे लो फर्टाइल। ठीक, अब शेरशाह सूरी ने क्या किया? शेरशाह सूरी ने यहाँ पे एक तरीका निकाला। मान लीजिए सपोजिंगली जो आपका हाई फर्टाइल लैंड या उत्तम कैटेगरी है, यहाँ पे पता चलता है कि इस साल यहाँ पे 40 मन या कुंटल जो भी समझ लीजिए 40 मन यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ राइस का या गेहूं का मान लीजिए। जो आपका मीडियम फर्टाइल लैंड है यहाँ मान लीजिए 30 मन हो गया, और यहाँ पे दोयम या सोयम या लो फर्टाइल लैंड में आपका कितना हो गया? 20 मन हो गया। तो 40 प्लस 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 3 अगर हम कर देते हैं तो हमारा क्या निकलता है? एवरेज। एवरेज ऐसे ही तो होता है, तीन का सम किया, जितनी भी न्यूमेरिकल्स हैं उनका सम किया और उसको नंबर ऑफ न्यूमेरिकल से डिवाइड कर दिया, यही होता है एवरेज निकालने का तरीका। तो हमारा कितना एवरेज निकला? 30 मन। ठीक, अब शेरशाह सूरी ने क्या किया कि एवरेज का 1/3, मतलब एवरेज इंटू 1/3 जो आएगा वही लैंड रेवेन्यू होगा सब पे। तो एवरेज हमारा कितना है? 30, इसको हमने 1/3 से डिवाइड कर दिया तो कितना हुआ? मतलब 10 मन। अब अगर हम देखते हैं कि जो उत्तम वाला है उसको 10 मन देना है, उसके पास कितना बचा? ध्यान से देखिए, 20 मन बचा। ठीक, जो मीडियम वाला है उसने अगर 10 मन दे दिया, उसके उत्तम वाले के पास कितना बचा? 30 मन। जो मीडियम फर्टाइल लैंड है मध्यम वाला, उसके पास कितना बचा? 20 मन। और जो सोयम या दोयम है अगर उसने 10 मन दे दिया तो उसके बाद कितना बचा? 10 मन। सभी बच्चों को यहां तक समझ नहीं आ रहा है? ठीक, तो इससे क्या हो रहा है कि जो सोयम या दोयम कैटेगरी है, लो फर्टाइल लैंड है, उसको लगभग अपना लैंड रेवेन्यू कितना देना पड़ रहा है? 50% लैंड रेवेन्यू देना पड़ रहा है अपने टोटल प्रोडक्शन। ठीक, अब देखिए साथ ही साथ क्या कह रहा है शेरशाह सूरी? शेरशाह सूरी कह रहा है कि ये जो उत्तम मध्यम सोयम है या दोयम कैटेगरी की लैंड है, आप इसको फर्टिलिटी गेन कर सकते हैं इसकी लैंड रेवेन्यू के लिए। अगर आप हाई, अब वो आपसे उम्मीद करता है कि आप उसको ज्यादा लैंड रेवेन्यू दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि अलाउद्दीन खिलजी के तरीके आपके ऊपर प्रेशराइज करे। वो कह रहा है कि आप जो है लैंड रिफॉर्म्स करिए, और लैंड रिफॉर्म्स के लिए आप जो है अभी क्या कर रहे हैं? 50% रेवेन्यू दे रहे हैं, प्लस आप जो है हमको तकावी विद इंटरेस्ट दे दीजिए। मतलब वो क्या करता है कि लैंड रिफॉर्म्स करने के लिए आपको एक लोन दे रहा है, जिसको लोन को क्या बोल रहे हैं? तकावी। तकावी। ठीक, और तकावी को आपको विद इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो मतलब कुल मिला के कि आपको 50% लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा, प्लस आपको जो है तकावी विद इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। मध्यम और हाई फर्टाइल लैंड वालों को तो कोई दिक्कत नहीं, हाई फर्टाइल लैंड और मीडियम फर्टाइल लैंड वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, अब देखिए, अब कोई भी हो इन तीनों में से कैटेगरी, चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, तीनों ही कैटेगरी को मतलब जो तकावी लेगा उसको तकावी चुकाना पड़ेगा। अब चूंकि लैंड मेजरमेंट हुआ है तो लैंड मेजरमेंट किससे हुआ? जरीब से हुआ। तो एक तीनों ही कैटेगरी लोगों को जरीबाना टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? क्या देना पड़ेगा? जरीबाना टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, जरीबाना टैक्स किस लिए? क्योंकि लैंड मेजरमेंट करने के लिए जो ऑफिसर्स गए थे जिन्होंने लैंड मेजरमेंट किया था, उन्होंने जरीब नाम की यूनिट का यूज किया था, इसलिए जरीबाना टैक्स देना पड़ेगा ताकि वो उनको सैलरी दे सके। ठीक, अब चूंकि यहाँ पे जो राई नाम का रजिस्टर है उसमें भी आपके जो है पूरा का पूरा सर्वे रिकॉर्ड हो रहा होता है, तो राई के रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए भी जो है हिसाब किताब रखते हैं, उनकी सैलरी देने के लिए भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, तो कुल मिला के आपको एवरेज का 1/3 प्लस जरीबाना, ठीक, प्लस राई रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए आपको महासिलाना, इतना टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, ये मान के चलिए नियर अबाउट इतना निकलता था कि जो आपका हाई फर्टाइल लैंड है उसके लिए कितना हो जाता था? 40+%।
मीडियम फर्टाइल लैंड के लिए हो जाता था नियर अबाउट 50+% और लो फर्टाइल लैंड के लिए हो जाता था 50 या 60+% हो जाता था। तो इसमें लेकिन इसने एक चीज और करी कि अगर आप अपना जो है लैंड रेवेन्यू चुका नहीं पा रहे हैं या आपको एक साथ देने में दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करेंगे, आप हमको जो है किस्तों में ईएमआईज पे भी जो है आप हमको लैंड रेवेन्यू दे सकते हैं। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया। तो ये शेरशाह सूरी का बेस है। अलाउद्दीन खिलजी से मच बेटर है, ठीक है। तो उसने क्या किया, राई नाम का एक रजिस्टर बनाया, ठीक है, लैंड का जो असेसमेंट कराया, गजे सिकंदरी को उसने जरीबाना के तौर पे यूज किया, जिसका उसने जो है 32 इंचेस में डिवाइड कर दिया, ठीक। आपका जरीबाना जो है वो लैंड मेजरमेंट के लिए यूज हो रहा है, महासिलाना जो है वो लगान वसूलने के लिए, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए, और लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के साथ साथ एक राई नाम के रजिस्टर पे सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कि कौन सी लैंड किस कैटेगरी की है, कौन सी लैंड में जो है कितना हमको रेवेन्यू मिला। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। उसने एक चीज और करी कि किसानों को लैंडलॉर्डशिप के अपने पट्टे दिए, मतलब कागजात दिए। जैसे मान लीजिए कोई किसान है, उसका इतना खेत है, तो ये मान लीजिए इधर से निकल रहा है उत्तरापथ रोड और इधर से निकल रही है एक नहरिया, तो ये एरिया को उसने बोल दिया कि ये जो भूमि का टुकड़ा है ये किसान ए का है, तो ये उसका क्या हो गया, पट्टा, ठीक। प्लस आप उसको किसान जो है वो शेरशाह सूरी के ऑफिसर्स को लगान देगा। इसके लिए उसने क्या लिया, इसे कबूलियत, कबूल कर लिया कि हम जो है वो लगान चुकाएंगे ही चुकाएंगे। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है। तो शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड में जो भी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन ऑफिसर्स हुआ करते थे, जो कि जिनको जो महासिलाना करने जाते थे, जरीबाना करने जाते थे, उनके साथ भी खुद मुकद्दम चौधरी, लोकल जमींदार, लोकल जोतेदार, इवन इजारेदार, ये सब चलते थे। और इन्हीं लोगों की वहां पे लोअर लेवल का जो मैकेनिज्म हुआ करता था वो ये लोग देखा करते थे, चाहे वो शेरशाह सूरी हो, चाहे वो सल्तनत एरा हो, चाहे वो मुगल एरा हो, ठीक। और ये अपनी कचहरी लगाया करते थे, ठीक। सक्सेशन को लेके हिंदुओं के लिए हिंदू पंडित जी देखा करते थे, और नॉन हिंदूज के लिए जो है वो, या आप कह सकते हैं मुस्लिम्स के लिए जो है मुफ्ती मौलवी काजी दिखा करते थे। तो ये सिस्टम यहाँ भी चल रहा है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अच्छा, बंगाल में, बंगाल में यहाँ पे चलता ना नसक। इसके टाइम पीरियड में इसी को नसक बोला गया। किसी किसी किताब में आपको कंकूत वर्ड मिलेगा, ठीक है। किसी किसी किताब में आपको जो है यहाँ पे बटाई वर्ड भी मिलेगा। तो यहाँ भी बटाई चलता था और यहाँ भी बटाई चलता था, ठीक है। किसी किसी किताब में आपको जो है गल्ला बख्शी भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तो ये जो है पूरा का पूरा बेस बनता है किसके, किसका, मुगल रेवेन्यू सिस्टम का बेस तैयार होता है कहाँ से, आपका शेरशाह सूरी के टाइम से तैयार होता है, ठीक है। इसको परेशान ना होइएगा, इसके रिलेटेड मैं हैंड रिटन नोट्स आपको तुरंत डाल दूंगा। हैंड रिटन ही होंगे, मेरे ही लिखे हुए हैं, हिंदी में होंगे लेकिन, क्योंकि ये बहुत ही प्रिसाइजली नोट्स बनाए हुए हैं मैंने मेडिवल हिस्ट्री के, और जो कि बेसिकली प्री के एग्जामिनेशन में काम आते हैं ज़्यादातर, तो वहाँ का है, ठीक है। अब हम लोग जो है देखते हैं मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक। तो देखिए आपको याद आ रहा होगा सल्तनत एरा, सल्तनत एरा। और सल्तनत एरा की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक मजलिस खिलवत याद आ रहा है, मजलिस खिलवत किसने बनाई थी बताइए? इल्तुतमिश। मजलिस का मतलब होता है सभा। मजलिस खिलवत से जुड़े हुए हमारे पास 3 मेन ऑफिसर्स हुआ करते थे। अगर किसी को थोड़ा भी याद आ रहा हो तो बताए। हम्म, ठीक है, देखिए 3 मिनिस्टर्स हुआ करते थे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक। पहले हुआ करता था आपका एक डिपार्टमेंट हुआ करता था दीवान। डिपार्टमेंट का नाम ही, डिपार्टमेंट को ही हम लोग बोलते हैं दीवान, दीवाने वजारत। किसी मतलब डिपार्टमेंट शब्द का सब्स्टिट्यूट ही दीवान है एक तरीके से, वजारत। दीवाने वजारत एक डिपार्टमेंट हुआ करता था। दूसरा डिपार्टमेंट हुआ करता था आपका दीवाने इंसा। और तीसरा डिपार्टमेंट हुआ करता था आपका दीवान ए रसालत। और चौथा, ये तीनों इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किए गए थे, मजलिस खिलफत ग्रुप ऑफ 40
की जो मीटिंग्स हुआ करती थी उसको मजलिस खिलवत बोलते थे। इसमें 3 डिपार्टमेंट्स होते थे। चौथा डिपार्टमेंट जो है दीवाने आरिस। ये दीवाने आरिस ऐड किया किसने? बलबन ने। ठीक, और ये तीनों किसने किए? इल्तुतमिश ने। तो ये बेसिकली 4 डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे। ठीक है, अब अकबर ने क्या किया कि डिपार्टमेंट कोई ज्वाइन हुआ, आई गेस आयजा होगी, ऐसा कोई मैसेज आ लगा, मैं तो जान ही रहा। हम्म, ठीक है। अब अकबर ने क्या किया आयजा, हम लोग जो है मेडवल इरा में अकबर का रेवेन्यू सिस्टम पढ़ रहे हैं। हिरम की रिक्वेस्ट थी, हिरम इन लोगों के पेपर लगे, आप लोगों का तो मॉडर्न हिस्ट्री का पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ लिया है। इसको थोड़ी दिक्कत थी तो आज हम लोग उसी पे चर्चा करें। ठीक, अब अकबर ने क्या किया? अकबर ने भी जो है एक बनाया पोर्टफोलियो जिसका नाम है वकील, अच्छा, दीवाने वजारत, दीवाने इंसा और दीवाने रसालत को क्या एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि ये डिपार्टमेंट्स बेसिकली क्या थे? अगर ना याद आ रहा हो तो बताइए, और याद हो तो बताइए। दीवाने वजारत आपका हुआ करता था एक तरीके का फाइनेंस डिपार्टमेंट। दीवाने इंसा जो हुआ करता था आपका ऑफिशियल कम्युनिकेशन या लेटर्स के लिए, पत्र व्यवहार के लिए। दीवाने रसालत फॉरेन मिनिस्टर्स हुआ करता था। दीवाने आरिस जो हुआ करता था वो हेड ऑफ द आर्मी। ठीक, अब यहां पे अकबर ने क्या कर दिया? अकबर ने वकील उल मुतलक, वकील उल मुतलक जो है वो पीएम या प्रधानमंत्री की पोस्ट है। जैसे कि शिवाजी के टाइम पीरियड में हम लोगों को आगे जब हम मेडवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम लोग जो है शिवाजी को पढ़ेंगे तो वहां पे भी प्रधानमंत्री को बोला जाता था पेशवा। यहाँ पे वकील उल मुतलक जो है वो पीएम जैसी पोस्ट है। और बैरम खान के लिए ये पोस्ट बनी थी। बैरम खान इस पोस्ट पे हुआ करते थे अकबर के टाइम पीरियड में। कुछ समय के लिए इसमें शमशुद्दीन अदगा खान भी अपॉइंट रहे। इनकी डेथ के बाद जो है अकबर ने बेसिकली ये अपने पोर्टफोलियो में ये पोस्ट किसी को नहीं दी। वकील उल मुतलक की पोस्ट जो है वो बेसिकली ये फाइनेंस मिनिस्टर का पोस्ट हुआ करता था। जैसे हम इसको दीवाने वजारत से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। हालांकि इसको हम पीएम बोलते हैं लेकिन फाइनेंस देखने से काम हुआ करता था। प्रधानमंत्री आजकल पावर रखता है, पॉलिटिकल पावर रखता है, लेकिन इसके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री ज़्यादातर रहा करते हैं। ठीक है, तो ये पोस्ट बैरम खान और शमसुद्दीन अदगा खान के लिए रिजर्व थी। जैसे ही उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद ये पोस्ट किसी को नहीं दिया जाता। 1564 में अकबर क्या करता है? मुजफ्फर खान तुर्वती, एक और ऑफिसर है अकबर के, मुजफ्फर खान तुर्वती, मुजफ्फर खान तुर्वती को पहला दीवान नियुक्त करते हैं, दीवान की अपॉइंटमेंट देते हैं। और एक नया डिपार्टमेंट बनता है दीवाने वलुआत, दीवाने वलुआत। ये किसके लिए दीवाने वलुआत? ये जो आपका रॉयल फैक्ट्रीज या रॉयल कारखाने हुआ करते थे उनको देखा करता था दीवाने वलुआत। ठीक है, ये मैंने आपको एक एडिशनल डेटा दे दिया दीवाने वलुआत का। ठीक, तो पहली पोस्ट आपकी बनती है वकील उल मुतलक, और दूसरा पोस्ट पोर्टफोलियो में वो देता है दीवाने वजीराते कुल, दीवान ए वजीरात ए कुल। ठीक, तो दीवाने वजीराते कुल जो है, सॉरी मैं यहाँ पे वकील उल मुतलक को जो है फाइनेंस मिनिस्टर बोल गया था। वकील उल मुतलक जो है पीएम या एडवाइजरी टाइप की रहा करते थे। और बैरम खान और अदगा खान के बाद किसी को पोस्ट मिली ही नहीं। तो एक तरीके से दीवाने वजीराते कुल जो हुआ करता था, जो कि एक तरीके का फाइनेंस मिनिस्टर था, एक तरीके का फाइनेंस मिनिस्टर ही था। तो दीवाने वजीराते कुल ही जो है लेटर ऑन अकबर को और
जितने भी आगे बादशाह रहे हैं उनको एक तरीके के पीएम की तरीके एडवाइस देनी, मतलब ये ऑफिशियली पीएम पोस्ट नहीं है, पीएम पोस्ट वकील उल मुतलक की ही रहा करती थी, लेकिन ये काम दीवाने वजीराते कुल जो है वो पीएम वाले या वकील उल मुतलक वाले काम भी कर देता था। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट है? तो दीवान दो आपके लिए क्या हो गया, वकील उल मुतलक पहला पोर्टफोलियो हो गया। मेन पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं जिसका हम लोगों ने सल्तनत इरा से जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वकील उल मुतलक है जिसको यूज आगे नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं सल्तनत इरा में तो हमारे पास क्या है, दीवाने वजारत जो कि फाइनेंस मिनिस्टर था, यहाँ पे क्या हो गया, दीवाने वजीराते कुल जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हो गया। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? सही बच्चों को समझ आ रहा है? कोई बोल नहीं रहा? कोई डाउट है बताइए, कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, अब इसके बाद जो है अकबर ने तीसरी पोस्ट बनाई। पहली पोस्ट आपको याद है ना, वकील उल मुतलक हो गया, दूसरी पोस्ट हो गई आपके लिए दीवाने वजीराते कुल, और तीसरी पोस्ट हो गई आपके लिए मीर बख्शी। ये मीर बख्शी कोई और नहीं है, आपके लिए दीवाने आरिज की तरीके, सेना प्लस मनसबदार। मतलब देखिए मनसबदार कौन होगा कौन नहीं होगा ये बादशाह डिसाइड करेगा, मनसबदार का लेवल क्या होगा, अपॉइंटमेंट के टाइम पीरियड ये भी बादशाह डिसाइड करेगा, लेकिन जब मनसबदार का प्रमोशन होना होगा, मान लीजिए वो 100 का मनसब है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने सुना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का जब हेक्टर मुनरो वगैरह सब यहाँ पे आए तो इन सबको हॉकिंस वगैरह को जो है 400 का मनसब दिया गया था। प्रमोट हो गए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने यूपीएससी ने रिकमेंडेशन कर दी कि आप जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाइड करके अंडर 50 रैंक आ गई आपकी, आपकी आईएएस के बतौर एक पोस्ट होगी, अपॉइंटमेंट कर सकती है भारत सरकार, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के नाम पे आपकी भारत सरकार अपॉइंटमेंट कर सकती है। मतलब कुल मिला के आप मनसबदार के नाम पे आपकी भारत सरकार को रिकमेंडेशन दे दी गई है। और अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज किस पोस्ट पे जाएगा, तो पहले जाएगा एसडीएम पे जाएगा, फिर वो धीरे से प्रमोट होकर क्या बनेगा, सीडीओ चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, उसके बाद डीएम बनेगा। तो आईएएस का मतलब सीधे डीएम नहीं होता है, आईएएस यहाँ से यहाँ तक जाता है। पीसीएस में भी आप हायर रैंक का एग्जाम निकाल लेते हैं, कम एज पे निकाल लेते हो आप एसडीएम, और प्रमोशन होकर आप जो है सीडीओ होते हुए डीएम बन सकते हैं, और आईएएस मतलब कुल मिला के एसडीएम से प्रमोट होकर अगर सीडीओ बन गए या किसी भी तरीके का आप आईएएस बन गए तो आप प्रमोटिव आईएएस बनेंगे। तो अपॉइंटमेंट जब यहां से होगी तो ये तो यूपीएससी रिकमेंडेशन दे रहा है या यूपीपीएससी दे रहा है, मतलब कुल मिला के ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है बादशाह। लेकिन अब आपका प्रमोशन होगा, इसकी रिकमेंडेशन कौन देगा, मीर बख्शी। ये चीज क्लियर हुई आपको? ठीक है, देखिए पुलिस दो तरीके की होती है, एक मिलिट्री पुलिसिंग होती है, एक सिविल पुलिसिंग हुआ करती थी। मुगलों टाइम इवन राजाओं से लेके मुगलों के जमाने तक, राजाओं से सुल्तान और सुल्तान से मुगलों के जमाने तक पुलिसिंग जो है वो दोनों ही काम करती थी, सिविल पुलिसिंग भी और मिलिट्री पुलिसिंग भी। तो इसको हम लोग बाइफर्केट नहीं कर सकते। आफ्टर मुगल्स हम लोग ने ब्रिटिश एरा में देखा सिविल पुलिसिंग और मिलिट्री पुलिसिंग दो अलग अलग चीजें। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? तो तीसरा डिपार्टमेंट आपको हो गया मीर बख्शी, और ये जो हुआ करता था सेना का हेड हुआ करता था, मनसबदार की अपॉइंटमेंट के लिए प्रमोशन के लिए रिकमेंडेशन देता था। ठीक, चौथा पोस्ट हो गया आपका सदर उस सुदूर। सदर उस सुदूर जो है ये आपका एक तरीके के दीवाने इंशा जैसे हुआ करता था हमारा मजलिस खिलवत में, उसी तरीके से ये आपका देखिए यहाँ पे लिखा है दीवाने इंसा मजलिस खिलवत में। ठीक है, दीवाने इंसा को ही रिलीजियस अफेयर्स की भी जिम्मेदारी दे रखी थी मजलिस खिलवत में, किसने, सल्तनत इराम ने। ऑफिशियल लेटर्स भी दीवाने इंसा देख रहा है, और साथ ही साथ जो है वो क्या देख रहा है, रिलीजियस अफेयर्स भी देख रहा है। यहाँ पे सदर उस सुदूर को ऑफिशियल लेटर्स की जिम्मेदारी नहीं, लेकिन सदर उस सुदूर को क्लियर कट जिम्मेदारी किसकी है, रिलीजियस अफेयर्स की जिम्मेदारी है। ठीक, यहां तक सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत? अकबर ने ये 4 पोर्टफोलियो बनाए जो मेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरीके काम करते हैं, किचन कैबिनेट की तरीके काम करते हैं। जैसे आजकल हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर होता है, हमारे यहाँ डिफेंस मिनिस्टर होता है, हमारे यहाँ आपका फॉरेन मिनिस्टर होता है, ठीक है, होम मिनिस्टर होता है। इस तरीके से ये 4 मिनिस्ट्रीज हमको यहाँ पे दिखती है। अब हम लोग बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कैसे चलेगा। ठीक, तो देखिए आपको अच्छे से पता है, शायद आपको पता भी हो, जो साम्राज्य जो था बादशाह का, या आप कह सकते हैं मुगलिया सल्तनत, वो डिवाइड थी वेरियस सूबाज में। कितने, 12 सूबों में डिवाइड थी। ठीक, सूबे डिवाइड थे
वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसको आप लोग बोल सकते हैं जिला। जिले डिवाइड थे आपके वेरियस परगनास में, और परगनास डिवाइड थे वेरियस विलेजेस में या ग्राम में। ये पूरा स्ट्रक्चर है। तो हमको यहाँ के लेवल के ऑफिसर देखने और सूबा लेवल के ऑफिसर देखने, फिर हमको जिला, जिला शब्द ही मुगल टाइम पीरियड का, आजकल उसको डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, यहाँ के लेवल के ऑफिसर्स देखने, हमको परगना लेवल तक के ऑफिसर्स की इंफॉर्मेशन मिलती है। विलेज लेवल पे आपका वही जमींदार, खुद, मुकद्दम और चौधरी, यही सब लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे। ठीक, अब आपको बहुत आसानी से मर्केंटाइल फेज में परमानेंट सेटलमेंट समझ में आ जाएगा। ठीक, ब्रिटिश ने ये स्ट्रक्चर नहीं चेंज किया, ब्रिटिश ने ये स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। ये कहाँ चला गया? ये आपका चला गया मुफस्सिल दीवानी अदालत, मुफस्सिल निजामत अदालत मिला जिला लेवल पे, दीवानी सिविल के लिए, मुफस्सिल आपकी निजामत अदालत किसके लिए? क्रिमिनल के लिए मिला है। ये दीवानी वाली ही रेवेन्यू भी देख रही है। फिर क्या हुआ करता था सूबे लेवल पे, देखिए प्रोविंशियल लेवल पे सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत, यहाँ पे रेवेन्यू भी जुड़ा हुआ करता था। क्लियर हो गया? एकदम समझ में आ गया सबको? एकदम माइंड में सेट हो गया ये? बताइए सभी बच्चों को ये चीजें माइंड में सेट हो रही है? आवाज आ रही है मेरी? जवाब दिया करिए भाई, है ना? ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री से भी कहीं ना कहीं एक तरीके से लिंक कर रहा होगा, आपको थोड़ा आसान लग रहा होगा। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कि सूबे लेवल पे क्या हुआ करता था। सूबे लेवल पे सबसे मोस्ट ऑफिसर क्या हुआ करता था? जैसे मान लीजिए आपका सूबा है, तो सूबा चलता था सूबेदार के अंडर में। ये भी मनसबदार हुआ करता था, प्रमोट होके हाईएस्ट लेवल का मनसबदार हुआ। 12 सूबेदार हुआ करते थे पूरे मुगल शासन में। अब सूबे में सूबेदार के अंडर में आपके 3 ऑफिसर्स निकलेंगे। एक निकलेगा दीवान, दूसरा निकलेगा बख्शी, और तीसरा निकलेगा आपका सदर। ठीक, ऐसा समझिए कि जैसे ये सीएम है और ये सीएम का फाइनेंस मिनिस्टर है, इसको आप डीजीपी समझ लीजिए, हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर, और इसको आप रिलीजियस अफेयर्स के लिए कोई एक सीनियर मोस्ट ऑफिसर समझ लीजिए। ठीक, अब चूंकि दीवान है, सूबे में सूबेदार अगर दीवान अपॉइंट करेगा, सूबे में सूबेदार अगर बख्शी अपॉइंट करेगा, सूबे में सूबेदार अगर सदर अपॉइंट करेगा, सेंट्रल लेवल पे अगर वीक सक्सेसर होगा लेटर ऑन औरंगजेब के बाद, तो सूबेदार ये तीनों पावर अपने पास मिला के क्या बन जाएगा? खुद को अवध का नवाब। क्लियर है चीज? बंगाल का नवाब। क्लियर है चीज? और कहां का नवाब? हैदराबाद का नवाब। याद आ रहा है आपको कि नाज़िम और दीवानी पावर दोनों अपने पास ले लिए। नाज़िम जो है वही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली अथॉरिटी होती है लेटर मुगल्स के टाइम पीरियड में। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कौन देख रहा है? बख्शी देख रहा है ना। ये चीजें क्लियर हो रही है? तो क्या अकबर ऐसा चाहेगा कि सूबेदार के पास इतनी पावर होगी ये सब करें? अकबर तो नहीं चाहेगा स्टार्टिंग में। वो अलग बात है कि लेटर ऑन सूबेदार ये सारी पावर अपने आप में छीन लेगा और मनसब वो जो है नवाब बन जाएगा। तो अकबर ने क्या किया कि दीवान की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सेंट्रल का ऑफिसर, जिसका नाम क्या है? दीवाने वजीराते कुल। क्या चीज क्लियर हो रही? दीवाने वजीराते कुल, फाइनेंस मिनिस्टर। सूबे लेवल का फाइनेंस डिपार्टमेंट की अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? सेंट्रल लेवल का दीवाने वजीराते कुल कर रहा है। क्या चीज क्लियर हो गई? सूबे लेवल का जो बख्शी है, जो कि काम देखेगा लॉ एंड ऑर्डर का, इसकी डिपार्टमेंट, इसकी अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? सेंट्रल लेवल का मीर बख्शी कर रहा है। यहां तक सबको समझ में आया? यही मीर बख्शी जो अभी हम लोगों ने देखा था सेना और मनसबदार वाला। ये देखिए मीर बख्शी। क्लियर है चीज? और इसी तरीके से सूबे लेवल पे जो सदर का ऑफिसर है, उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सदर सुदूर करेगा। कहां का? सेंट्रल लेवल का। ये चीज क्लियर? किसी को कोई डाउट? आई होप डाउट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए हम बात करते हैं जिले लेवल की बात करते हैं। तो अब जिले में हमको जिलेदार नहीं मिलेगा, पर जिले में हमको 4 ऑफिसर्स मिलेंगे। कौन मिलेगा?
यहां पे हमको इस जगह मिल जाएगा फौजदार। ठीक है, क्लियर है चीज। अब फौजदार की अपॉइंटमेंट जो है जिले लेवल पे, फौजदार की अपॉइंटमेंट जिले लेवल सेंट्रल लेवल का वीर बख्शी नहीं करेगा। फौजदार की अपॉइंटमेंट जिले लेवल पे कौन करेगा? बख्शी करेगा। सूबे लेवल का बख्शी करेगा जिले लेवल के फौजदार की अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है आपको? ठीक, तो यहां पे क्या देखेगा? लॉ एंड ऑर्डर देखेगा। और यहां पे दीवान अपॉइंटमेंट करेगा 3 ऑफिसर्स की। एक होगा आपका अमल गुजार, दूसरा होगा आपका बितिकची, तीसरा होगा आपका खजानदार। अब ये जो अमल गुजार है, ये बेसिकली क्या करेगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये रेवेन्यू कलेक्टर होगा, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला। ठीक, जब ये लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर लेगा तो उससे कलेक्शन से रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है, तो रेवेन्यू रिलेटेड रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करेगा? बितिक्षी करेगा। और खजानदार क्या करेगा? जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया गया है, ये एक तरीके का ट्रेजरी ऑफिसर, यहां पे पूरा का पूरा इकट्ठा हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, एक जिले से खजानदार ने सारा का सारा ट्रेजरी से पैसा भेजा दीवान के पास। ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहां से सारा का सारा पैसा ट्रेजरी भेज रहा है दीवान के पास सूबे लेवल पे। ऐसे ही रिकॉर्ड्स कौन भेज रहा है? बितिक्षी भेज रहा है। और लैंड रेवेन्यू कलेक्ट हो गया, इस बात की इंफॉर्मेशन कौन भेज रहा है? अमल गुजार भेज रहा है। फिर यहाँ पे सूबे लेवल पे जितना भी खर्चा, ऐसे बहुत सारे वेरियस डिस्ट्रिक्ट होंगे जिनसे पैसा आ रहा होगा, और यहाँ पे सूबे लेवल पे जितना भी खर्चा है वो सारा खर्चा, जैसे मान लीजिए आपका कलेक्शन हुआ 100 रुपए का, खर्चा निकला आपका 80 रुपए का। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ठीक है, आर्मी के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल कराना, थोड़ा आर्ट एंड कल्चर पे खर्च करना, कंस्ट्रक्शन पे खर्च करना, सब मिला के 20 रुपए बचा। अब ये 20 रुपए कहाँ जाएगा? सेंट्रल टैक्स पूल में दीवाने वजीराते कुल के पास। दैट विल बी फवाजिल। याद आया कि सूबे लेवल पे इक्तेदार क्या करता था? सारे खर्चे निकाल के सेंट्रल लेवल पे टैक्स भेजा था, उसे क्या कहते थे? फवाजिल। तो यही फवाजिल आज कलेक्शन करने का पूरा प्रोसेस मुगल डायनेस्टी में हमको इस तरीके से दिख रहा है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? ठीक, अब क्या होगा? तो ये जिला है, जिले में हमने क्या देखा? हमने देखा फौजदार जो कि यहाँ पे जिले में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा। यहाँ पे हमने देखा अमल गुजार, अमल गुजार के साथ साथ हमने देखा बितिक्षी, एंड बितिक्षी के साथ साथ हमने देखा खजानदार। ठीक, ये हो गया ट्रेजरी, ये हो गया आपका रिकॉर्ड कीपर, ये हो गया लॉ एंड ऑर्डर, और ये हो गया आपका लैंड रेवेन्यू कलेक्टर। ठीक, अब जिले में वेरियस क्या थे? परगनास थे। तो परगना में क्या हमको मिलेगा? परगना में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अब यहाँ पे इसकी भी अपॉइंटमेंट जो है बख्शी करेगा परगना लेवल, फौजदार से मतलब नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सिकदार लॉ एंड ऑर्डर के लिए। फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? आमिल, आमिल पैसा कलेक्ट करके भेजेगा अमल गुजार के पास। बहुत सारे आमिल पैसा कलेक्ट करके अमल गुजार के पास भेजेंगे। बहुत सारे अमल गुजार पैसा कलेक्ट करके कहाँ भेजेंगे? दीवान के पास भेजेंगे। ठीक, और फिर दीवान क्या करेगा? सारा का सारा बहुत सारे दीवान जो होंगे 12 सूबों से, वो सारा का सारा फवाजिल भेजेंगे दीवाने वज़ीराते कुल के पास। क्या ये हिरार्की समझ में आई आपको? बताइए, क्या ये हिरार्की समझ में आ रही सभी को? ठीक है, तो आमिल का काम क्या है? यहाँ पे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना। ये हो गया आपका सिकदार, और रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कानून गो, ये वर्ड आज भी आप लोग सुनते होंगे। इसी को हम लोग रेवेन्यू इंस्पेक्टर आरआई बोलते हैं, और इसी के अंडर में लेखपाल होता है। ठीक, कानूनगो के ऊपर जैसे आज बितिकची है, तब क्या हुआ? अगर आज इसमें बितिकची दिख रहा है, आज क्या दिखता है? नायब तहसीलदार। बितिकची के ऊपर हमको क्या दिखता है? तहसील। हमको क्या दिखता है बितिकची के ऊपर?
बेतिकची के ऊपर हमको दिखता है आपका दीवान, ठीक है, सूबे लेवल पे। अब यहाँ पे बेतिकची की जगह मतलब नायब तहसीलदार, तहसीलदार सब बेतिकची डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर हैं। तो आप ये समझ लीजिए कानून को, बेतिकची को आप समझ सकते हैं एसडीएम, ठीक है, बल्कि डीएम समझ सकते हैं। मतलब डीएम का खुद का भी एक रेवेन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट होता है ना। तो कानून लेखपाल, लेखपाल से कानून को, कानून से नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार से तहसीलदार, तहसीलदार से एसडीएम, एसडीएम से एडीएम, एडीएम से डीएम, तब जाके पूरा का पूरा जिले लेवल पे कलेक्शन, ठीक है। लेकिन ये लैंड रेवेन्यू वाला है। आजकल तो हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ट्रेजरी में सिर्फ लैंड रेवेन्यू थोड़ी आता है, ट्रेजरी में तो जो है आपका रोडवेज का पैसा भी आता है, ट्रेजरी में बहुत सारा पैसा आता है, ठीक है। तो ये कानून वो हो गया, ठीक, क्लियर है चीज। यहाँ पे कौन देखेगा, परगना लेवल पे कानून वो देखेगा। और यही काम जो है, जो यहाँ पे आपका ट्रेजरी देखा करता था, वो ट्रेजरी यहाँ कौन देखेगा, फोतेदार। फोतेदार क्या देखेगा, ट्रेजरी। अब इन सबके नीचे परगना में वेरियस विलेजेस होंगे, और यहाँ पे कौन देखेगा, खुद मुकद्दम, चौधरी, जमींदार, इजारेदार और जोतेदार। और इन सबके अंडर में क्या होंगे, किसान, टेनेंट्स, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, काश्तकार, ठीक। यहाँ पे भी काश्तकार खुद की खेती वाला भी होता है, यहाँ पे काश्तकार एग्रेरियन लेबर भी होता है। क्लियर है सब चीजें एकदम, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया, ठीक। तो अगर हम लोग बात करते हैं जुडिशियल सिस्टम की बात करते हैं, तो जुडिशियल सिस्टम में जैसे सिकदार है, फौजदार है। फौजदार के ऊपर आपका दिख रहा है, सिकदार दिख रहा है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, तो इसको ही जुडिशियल पावर दे दी गई परगने लेवल पे। फौजदार को जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल जुडिशियल पावर दे दी गई, और फिर ऊपर जाके किसको दे दी जाएगी, ये जुडिशियल पावर ये दे दी जाएगी बख्शी को, फिर बख्शी के ऊपर सूबेदार, ठीक, ये जुडिशियल पावर है। अब इन सब में जितनी भी पोस्ट हम लोगों ने देखी, यहाँ पे अपॉइंटमेंट किसकी होती है, मनसबदारों की होती है। मनसबदार को लेके बहुत क्लियर कट चीज है कि मनसबदार एक चीज होती थी जात ऑब्लिक रैंक, और एक होती थी सवार, ठीक। ये बताता था कि वो मैक्सिमम कितने सवार, मतलब होता था आपका कैवेलरी या घुड़सवार। मान लीजिए आपका रैंक जो है वो 10,000 का, ठीक। अकबर ने सबसे मैक्सिमम रैंक दिया था 10,000 का, और अकबर के टाइम पीरियड में 10 से स्टार्टिंग होके मैक्सिमम 10,000 का रैंक जाता था। और इसके ऊपर के जो रैंक हुआ करते थे रॉयल फैमिलीज के लिए हुआ करते थे, कॉमन मैन के लिए नहीं हुआ करते थे, ठीक। तो ये डेसिमल सिस्टम पे हुआ करता था, कोई भी सवार रैंक जो है या जो जात रैंक है वो 10 से डिवाइड हो सकती थी, डेसिमल सिस्टम पे था, ठीक। अब अगर हम लोग बात करते हैं रैंक की तो अगर आपका रैंक और सवार दोनों इक्वल है तो आप कैटेगरी फर्स्ट लेवल के हैं। लेकिन अगर आपका रैंक ऑब्लिक जात वो ग्रेटर देन सवार है, और सवार भी जो है वो ग्रेटर देन 50% है, मतलब कि 5,000 से ज्यादा अगर आपका सवार है तो आप कैटेगरी 2 के हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका सवार 5,000 से कम है तो आप कैटेगरी थर्ड के हो जाएंगे, ठीक, क्लियर है चीज। तो ये जो जात है ये आपका बेसिक सैलरी बता रहा है। लाइक जैसे कि यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से मान लीजिए कोई भी बंदा आता है जॉब में, उसका 57,700 ग्रेड है, और यूपीएचईएससी से कोई प्रोफेसर आता है उसका भी 57,700 ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक। अब यूपीपीएससी इसको अलाउंसेस क्या दे रहा है, टीए, टीए देगा आपको, डीए देगा, ठीक है, होम रेंटल अलाउंसेस एचआरए देगा आपको, ठीक। इसी तरीके से यूपीएचईएससी भी देगा। तो ये टीए डीए एचआरए जो होता है ये जॉब के नेचर के कारण वेरी करता है। अब यूपीएचईएससी से अगला प्रमोशन हो गया 7,000 होता है, और यूपीपीएससी से 7,000 बहुत मुश्किल से होता है, जब आप आईएएस बनेंगे तब आपका 7,000 होगा, ठीक। तो
यूपीएचसी में 7,000 जल्दी से हो जाता है, पर टीए डीएचआरए उतना नहीं होता जितना ये इन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का होता है। आप समझिए मतलब कि बेसिक सैलरी अगर 57,700 पे है तो दोनों की बराबर है, लेकिन टीए डीएचआरए बता रहा है कि ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और ये टीचर है। ये चीज क्लियर हो रही है आपको? तो वही चीज है कि अगर आपका जात सभी का रैंक सभी का 10,000 है, चाहे वो कैटेगरी 1 हो, चाहे कैटेगरी 2 हो, चाहे वो कैटेगरी 3 हो, मतलब सभी की बेसिक सैलरी सेम है, लेकिन टीए डीए एचआरए जो अलाउंसेस, जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस जो मिलता है वो कैवलरीज के हिसाब से, कितने घुड़सवार। ठीक, तो अब डिपेंड ऑन द नेचर, अगर आपका काम फौजदार का है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का है, तो सीधी सी बात है आपको कैटेगरी 1 का रखा जाएगा, आपके पास घुड़सवार जो है इक्वल होंगे, जितना आपका रैंक है उतने आपके घुड़सवार होंगे। ठीक, उसी तरीके से अगर आप बख्शी हैं, तो अगर आपका जात या रैंक 10,000 का, तो सीधी सी बात है आपको 10,000 की वैल्यू देनी पड़ेंगे, क्योंकि आपको दो काम है, सिविल पुलिसिंग भी करनी है, मिलिट्री पुलिसिंग भी करनी है। फ्रंटियर एरियाज के अगर आप सूबेदार हैं, सपोजिंगली आप जो है लाहौर के आसपास के सूबेदार हैं, तो अफगानिस्तान से आपको फ्रंटियर एरियाज में लड़ना पड़ेगा, तो डेट्स वाई यहाँ पे आपको 10,000 का पूरा मनसब मिलेगा। आपको सैलरी, बेसिक सैलरी आपकी भी उतनी होगी जितनी यूपी के मनसबदार की होगी या सूबेदार की होगी। ठीक है, लेकिन चूंकि आप यहाँ पे कैटेगरी 1 के रखे जाने, क्योंकि आपको सिविल पुलिसिंग भी रखनी है और मिलिट्री पुलिसिंग भी करनी है, डेट्स वाई आपका कैटेगरी 1 होगा और आपको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके अंडर में घुड़सवार की अपॉइंटमेंट आप ही करनी है, 10,000 की करनी है। यूपी चूंकि फ्रंटियर एरियाज के नहीं, तो हो सकता है इसको कैटेगरी 2 का कर दें कि भैया ठीक है 5,000 से ज्यादा है और एक 10,000 से कम है, तो आपको थोड़ा कम सैलरी देंगे, क्योंकि आपके अंडर में जो है वो घुड़सवार कम है। क्या ये चीज क्लियर हो गया आपको? सवार जात बताइए, क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो अच्छा दूसरी चीज क्या है कि जो हाईएस्ट लेवल के मनसबदार हुआ करते, जो सूबेदार लेवल के हुआ करते थे, यहाँ पे एक डिसीजन लिया कि जो मनसबदार है वो अपने अंडर में कैवेलरीज की अपॉइंटमेंट या घुड़सवारों की अपॉइंटमेंट खुद करेगा। ठीक है, पर उनको सैलरी खुद नहीं देगा। आपने बताया कि भैया मेरे अंडर में 500 घुड़सवार हैं, आपने सेंट्रल को बता दिया, आपने जो है दीवाने वजीराते कुल को बता दिया, या आपने जो है दीवान को बता दिया, सूबे लेवल पे बता दिया, तो अब दीवान जो है आपको सैलरी प्रॉपर भेज देगा। अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे घुड़सवारों को। ठीक, ये चीज क्लियर हो रही है आपको? कुछ चीजें हैं जिनको हम लोग डेटा बोल सकते हैं। डेटा ये है कि जैसे अकबर ने 5,000 से ज्यादा का मनसब जो है राजकुमारों के लिए रख दिया था, 10,000 का मैक्सिमम मनसब दिया था, 5,000 का जो है मैक्सिमम मनसब राजकुमारों के लिए कर दिया था। मान सिंह तो राजकुमार नहीं थे, मान सिंह को उसने 7,000 का मनसब दिया। ठीक है, तो जब वो राजकुमारों को 5,000 का मनसब देता था, कोई भी अगर राजकुमार नहीं तो उसको 5,000 के ऊपर का मनसब नहीं मिल सकता है, लेकिन ये इसने मान सिंह को 5,000 का मनसब दिया। तो पहले क्या था कि मैक्सिमम मनसब 10,000 का दिया जा सकता था एक नॉर्मल पर्सन को। राजकुमार कोई रॉयल फैमिली से तो है, ये इनके लिए रिजर्व है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे 5-7,000 का किया, तो ये 10,000 से बढ़ा के कितना कर दिया नॉर्मल मैन के लिए? 12,000 का कर दिया। तो ये भी अकबर ने कुछ किया। दारा सिकों ने 60,000 मनसबदार तक का मैक्सिमम मनसब दिया। अगर हम लोग बात करते हैं मनसबदार जो हुआ करते, तो उनको अपने घोड़े के बैक पे, जैसे मान लीजिए घोड़ा है, इसके पुट्ठे पे एक स्टैंप आपकी लगेगी, बड़ा सा लोहे का गरम सलाई, उसके ऊपर एक स्टैंप ऐसी लगी गरम करके घोड़े के दाग दी गई, दूसरा यहाँ पे दाग दिया गया। ये दाग और हुलिया सिस्टम जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में आया था, तो ये भी एक मनसबदार का लगेगा और एक जो है बादशाह का लगेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो? मतलब एक जो घुड़सवार होगा जिसका खुद का घोड़ा है, एक उसका लगेगा और एक जो है मनसबदार का लगेगा। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में जो है वो इक्तदार का लगता था और एक बादशाह का लगता था। अब क्या हो गया कि मनसबदार का लगेगा और साथ ही साथ उसके घुड़सवार का लगेगा। ठीक, जहांगीर ने क्या किया? जहांगीर ने कहा कि आप जो है, अगर आपका 10,000 मनसब है फॉर एग्जाम्पल, तो आप चाहे तो 16,000 तक के घुड़सवारों की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, मतलब कुल मिला के 60% तक आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा रैंक नहीं दी जाएगी, मतलब आपकी रैंक नहीं बढ़ेगी। आप चाहें तो घुड़सवार बढ़ा सकते हैं, मतलब आप जात बढ़ा सकते हैं, मतलब सवार बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपकी जात नहीं बढ़ाई जाएगी। हाँ, इसके बदले में आपने जो एक्स्ट्रा करा है उसके लिए आपको पैसा दे दिया जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते थे दुअस्पा और सीएसपा। दुअस्पा ये कि अगर आप 2 घोड़े रख रहे हैं, सीएसपा मतलब अगर आप 3 घोड़े रख रहे हैं। ठीक, एक घुड़सवार अपने अंडर में 2 घोड़े भी रख सकता है।
ठीक, तो इस चक्कर में 16,000 घोड़े तक हो सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए दूसपा सीएसपा से गुजरना पड़ेगा। मतलब आप 2 घोड़े रखने हैं, अगर आप एक घोड़ा रखते थे आपको 10 रुपए सैलरी दी जा रही है एक घुड़सवार के कारण, लेकिन अगर आप 2 घोड़े रखने हैं तो ये नहीं आप 20 से क्लेम नहीं करेंगे, आपको यहाँ पे 15 या 12 13 14 ऐसे ही दे दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको दुअस्पा बोला गया, ऐसे सीएसपा। जहांगीर ने सोल्यूशन इसलिए नहीं कहा अगर 2 घोड़े रखोगे तो ठीक है हम तुमको थोड़ा एक्स्ट्रा दे देंगे, लेकिन 20 तो नहीं देंगे, इसीलिए इसको दुअस्पा सीएसपा बोला गया। ठीक, और अगर हम लोग बात करते हैं शाहजहां के टाइम पीरियड में, शाहजहां ने जो है मनसबदारों की सैलरी में थोड़ी सी कमी करी, जिसको उसने बोला चौथाई रवासा। चौथाई रवासा ये उसने बोला। ठीक, तो अब चीजें क्या है देखिए, दिक्कत ये आ रही है कि सेंट्रल टैक्स पूल में जो है एक दिक्कत क्या आई देखिए, असल में होता यह है कि अकबर ने जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाया, अभी हम लोग आगे उसको देखेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम। यहाँ पे आपको मनसबदार समझ में आ गया, पहले तो आप हमको ये बताइए मनसबदार सबको समझ में आ गया। औरंगजेब का फोकस जो था वो साउथ इंडिया में दक्कन पे इधर था। यहाँ पे जो है अभी हम लोग रेवेन्यू सिस्टम देखेंगे, यहाँ पे मनसबदारी सिस्टम चल रहा है। ठीक, औरंगजेब ने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे मराठा एम्पायर हुआ करता था, तो यहाँ के जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, मुगल आर्मी के जो बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, उनको औरंगजेब ने यहाँ पे मनसबदारी देना चालू कर दी। और बेसिकली जो मेन स्ट्रीम में मनसबदारी चली थी वहां पे औरंगजेब ने जागीरदारी सिस्टम चालू कर दी, जागीरें बांट दी। ये जागीरें वैसी ही है जैसे राजा हर्षवर्धन ने अपने अंडर के कमांडर्स को क्या दे दिया था, सेट ऑफ विलेजेस दे दिए और उनको वहां का सामंत या फ्यूडल अपॉइंट कर दिया। याद आया आप लोगों को, सही बच्चों को याद आ रहा है चीज। तो अब ये यहाँ पे फ्यूडल्स की तरीके बिहेव करेंगे, जागीरदारी सिस्टम फ्यूडल्स की तरीके बिहेव करेगा। और यहाँ पे जिनको मनसबदार बनाया गया, जिनको यहाँ पे जागीरें दी गई, ठीक है यहाँ भी जागीरें दी गई, तो अब यहाँ पे क्या चलता है, जप्ती या दहसाला। ठीक, दोनों चीजें मिला के पढ़नी है आपको। जप्ती या दहसाला यहाँ पे चल रहा है, जिसको जप्ती या दहसाला को देखते हैं कौन, मनसबदार। और यहाँ पे जप्ती या दहसाला नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे उसने क्या किया, औरंगजेब ने इसको जप्ती या दहसाला बना दिया। जहां से हमको लैंड रेवेन्यू कम मिलना है उसको जप्ती या दहसाला बना दिया, और जहां से हमको लैंड रेवेन्यू ज्यादा मिलना है वहां पे उन्होंने क्या कर दिया, जागीरदारी अपॉइंटमेंट कर दी। अब इन सब ने अपनी अपनी जागीरें बना ली, देख लीजिए, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब, हैदराबाद का निजाम। क्यों, यहाँ पे देखिए मराठे मजबूत है। औरंगजेब जैसे ही नर्मदा रिवर क्रॉस करता था तो यहाँ के जो मनसबदार हुआ करते थे वो औरंगजेब के सपोर्टर हो जाते थे, या मतलब ऐसा नहीं औरंगजेब के विरोधी हो जाते थे, औरंगजेब के यहाँ से हटते, लेकिन जैसे ही यहाँ से औरंगजेब हटता था तो उनको मजबूरन जो है वो मराठों के अंडर में आके काम करना पड़ता। तो ये कुछ चीजें जिनको हमको समझना पड़े। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तो औरंगजेब जब साउथ में हुआ करते तो नॉर्थ के मनसबदार जो हुआ करते थे बहुत लग्जरियस लाइफ बिताया करते थे। ठीक, यहाँ तक सबको क्लियर, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है बताइए। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अकबर का लैंड रेवेन्यू सिस्टम, क्योंकि ऑफिसर समझने के बाद ही तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम समझ आएगा। ये रहा आपका हमारा प्यारा भारत। गलत बन गया क्या भारत, स्क्रीन पे देखते हुए हाथ नीचे चलाने में दिक्कत होती है भाई, मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ, यही गुजरात से स्टार्ट करता हूँ, कोई इसको मोदी ना समझ ले। कान ज़्यादा बड़ा हो गया, भूटान भाई को बड़ा कर देते हैं। आई एम सॉरी पैम, में अगर कुछ गड़बड़ी हो तो उसको कंसीडर कर लीजिएगा, नाराज मत होइएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ पे हम थोड़ा सा एरिया को दूसरा पेन ले लेते हैं। ये देखिए, ये अकबर के टाइम पीरियड में है। ठीक, ऐसा नहीं अकबर ने भी जागीरें नहीं बांटी बांटी,
जागीरी। ठीक। और यहाँ पे चलता है आपका दहसाला। इसी को दहसाला के लिए जरूरत पड़ती है हमको गजे इलाही। देखेंगे गजे इलाही क्या है। और दस्तूर उल अमल, ये बिहार है पूरा। ठीक है, इसको आप बिहारी कंसीडर करिए, थोड़ा और आगे बढ़ा दें, ये बिहार हो गया। ठीक है, ये रहा आपका बंगाल मान लीजिए। और वही पेन है। हम्म। ये जो सिंध वाला एरिया है, ये पूरा लाहौर के इधर निकलते हुए ये कश्मीर होते हुए काबुल, ये पूरा एरिया। तो ये हो गया आपका सिंध, ये हो गया आपका कांधार, ये हो गया आपका मुल्तान, ये हो गया आपका लाहौर, कश्मीर, और ये हो गया आपका। ठीक, ये हो गया आपका बंगाल। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है ब्लू वाला, यहाँ पे चलता है आपका जप्ती या दहसाला। इसको जप्ती भी बोलते हैं। इसको जमादामी भी बोलते हैं। एकदम क्लियर हो रहा है अब चीजें। यहां वाले एरिया में चलती थी आपकी गल्ला बख्शी, ऑब्लिक बटाई। यहां पे अब अकबर ने चेंज करके कर दिया नसक, ऑब्लिक कंकूत। ठीक। अब जरा पहले इधर की बात कर लेते हैं। ये हो गई आपकी खेत बटाई कैटेगरी। ऑप्शन है किसानों के पास, वो चाहे तो खेत बटाई करा लें, चाहे तो लंक बटाई करा लें, और चाहे तो रास बटाई करा लें। ठीक। अब जरा इसको समझते हैं, खेत बटाई क्या है, लंक बटाई क्या है, रास बटाई क्या है। देखिए, खेत बटाई कुछ और नहीं है। यहाँ पे जब खेतों में फसल खड़ी होती थी, ये फसल लगी है मान लीजिए, खेतों में जब फसल लगी होती थी तो शासक का ऑफिसर, अब देखिए खेत में शासक का ऑफिसर कौन हो सकता है, जस्ट अभी आपने पढ़ा है, कौन होगा, कानूनगो। विलेज लेवल पे कानूनगो, कानूनगो के अंडर में कौन होगा, कानून, सॉरी मैं कानूनगो बोल गया, आमिल। ठीक है, परगने लेवल पे आपको आमिल दिख रहा है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने जाएगा, आमिल के साथ कानूनगो जाएगा विलेज लेवल पे। और वहां के किससे मिलेगा, खुद मुकद्दम चौधरी से मिलेगा। खुद मुकद्दम चौधरी जो है वो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है, और वो यहाँ पे क्या करेगा, खेत पे खड़ी हुई फसल आवत में डिवाइड करेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हुआ कि ये पूरी जमीन का मान लीजिए 2 बीघा जमीन है, कितनी है, 2 बीघा। तो 1 बीघा जो होगा शासन का हो जाएगा, और 1 बीघा किसका हो जाएगा, यहाँ के पठानों का हो जाएगा। तो क्या होता है कि जो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है वो वहां पे जाएगा, खेत में खड़ी हुई फसल को आधी आधी बांट लेगा, इसी को क्या बोलते हैं, खेत बटाई। ठीक। और ये कैसे होता था, इसका एक अंदाजा लगाया जाता था। यहाँ पे जब्ती दहसाला तो नहीं चल रहा है, देखिए यहाँ पे पठान हुआ करते थे, बहुत एग्रेसिव हुआ करते थे, वो अपनी मेहनत ऐसे ही जाने नहीं देते थे। ठीक है। और अकबर को जो है सबसे ज्यादा जो है वो शेरशाह सूरी के सक्सेसर्स का ही साथ दिक्कत हुई स्टार्टिंग में। तो अकबर ने क्या किया, यहाँ पे खेत बटाई सिस्टम, लंक बटाई सिस्टम और रास बटाई सिस्टम, 3 सिस्टम दे दिए, किसानों का जैसा मन हो वैसा कर लें। लंक बटाई सिस्टम क्या है, लंक बटाई सिस्टम में यह है कि भैया अगर फसल कट गई और कट के आने के बाद स्टोर में आ गई, जो किसानों का खलिहान वगैरह वहां पे आ गया, यहाँ पे स्टेट क्या करता है, अपना जो हिस्सा है 50%, उस 50% में
50% ले लेगा क्रॉप्स में, कैश में जिसमें किसान देना चाहे, प्लस उसका 50% ले लेगा भूसे में। भूसे से क्योंकि जानवरों को खिला, बहुत इतना बड़ा आपका एम्पायर दिख रहा है, इसके लिए बहुत बड़ी आर्मी भी रखनी है, तो आर्मी के लिए आपको क्या भूसा भी चाहिए होगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे अमात्य का सिस्टम देखेंगे, या आप वहाँ पढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी में, तो वहाँ पे भी जो हम लोग टैक्स देखेंगे, कौटिल्य का जो सप्तांगिक राज्य है, राजा अमात्य मित्र कोश, याद आ रहा है आप लोगों को, जनपद, तो उसमें जो टैक्सेशन है उस टैक्स में कौटिल्य ने जो है वो फूल तक, फूलों के फॉर्म में भी आप टैक्स दे सकते हैं, दूध के फॉर्म में भी टैक्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपसे भूसे के फॉर्म में भी टैक्स लिया, सेना की जरूरत है तो भूसे के फॉर्म में आप टैक्स दे सकते हैं। तो ये क्या हो जाए, लंक बटाई। ठीक, यहां तक सबको समझ आ गया। और रास बटाई में क्या किया गया, स्टोर पे कट के आ गया है, आप हमको सिर्फ क्रॉप्स दे दीजिए, हमारा हिस्सा क्रॉप्स के फॉर्म में दीजिए। यहां तक सबको समझ आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? ठीक, अब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका जो खेत बटाई है, इसमें चाहे तो स्टेट का जो रिप्रेजेंटेटिव वो घपला कर सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पे जो टैक्स दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं दस्तूर। असल में टैक्स का जो रिकॉर्ड मेंटेन करके जब हम लोग एक रजिस्टर, जैसे आपका राई रजिस्टर हुआ करता था, वैसे ही दस्तूर नाम के रजिस्टर में रिकॉर्ड रखा है। तो दस्तूर तो हर जगह चलेगा, चाहे वो गल्ला बख्ती या यहाँ पे हो और चाहे वो यहाँ पे, रिकॉर्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब किसान से लैंड रेवेन्यू कलेक्शन किया था, तो रास बटाई एक सिस्टम है, खेत बसाई एक सिस्टम है, लंक बटाई एक सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे जब वो वसूलने जाएगा रिप्रेजेंटेटिव, तो उसको क्या बोलेंगे, दस्तूरी लेने आया है, लैंड रेवेन्यू लेने आए। जैसे इसको हम लोग बोलते थे मालगुजारी, याद आ रहा है आप लोगों को, हम लोगों ने कल पढ़ा था, गुजरात में यहाँ पे पाटीदार हुआ करते थे, मालगुजार हुआ करते थे, मालगुजारी। अलग अलग एरिया में अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं, इसलिए इस एरिया में लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करने वाले को दस्तूरी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? दस्तूरी। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? बताइए, वॉइस आ रही है सबको मेरी? तो लोगों ने यहाँ क्या तरीका देखे, जो अफगान पठान बहुत बलिष्ठ लोग हुआ करते थे, तो बहुत जल्दी एग्रेसिव आ जाते थे यहाँ के लोग। इन्होंने क्या किया कि भैया ऐसा है, 17 कुंटल मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 17 कुंटल प्रोडक्शन हुआ, उसने बोला कि रिकॉर्ड में दस्तूरी में आप 10 दिखा दीजिए। लोगों ने ऑफर दिया, किसको? जो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है, जमींदार है, खोता है, मुकद्दम है, चौधरी है। 7 कुंटल जो हो, आधा आधा हम तुम डिवाइड कर लेते हैं, 2.5 2.5। और अगर किसी जमींदार, खुद मुकद्दम चौधरी ने या दस्तूरी वसूलने वाले ऑफिसर ने ठीक मना कर दिया, तो ये उसको पकड़ के पीट देते, मतलब तुमको जबरदस्ती लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसे में अगर वो देते हैं तो 10 कुंटल तो उनका बचेगा बचेगा। ठीक, मतलब 10 के तो आधार पे जो भी अपना होगा, खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई के आधार पे जो भी देना होगा वो देना पड़ेगा, प्लस उनका 2.5 कुंटल जो है सीधे सीधे बच जाएगा। तो ऐसे भी लोग जो है यहाँ पे मजबूर कर देते थे। ठीक है, तो घूस लेने में मजबूर कर देते। तो ये रहा आपका रास बताई, खेत बताई, लंक बताई। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया? बताइए। तो ज्यादातर ये जो दस्तूरी वाला कॉन्सेप्ट है, खेत बटाई में चला। लंक बटाई मैंने आपको बता दिया कि हमें भूसा वगैरह भी लिया जाता है, और रास बटाई भी मैंने आपको बता दिया कि आप जो है वो क्रॉप्स की इच्छा पे दे दीजिए। ये इस तरीके से आपका पूरा सिस्टम चल रहा है। शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड में भी यही चल रहा था, अकबर ने इसमें छेड़छाड़ नहीं करी। अब हम लोग बात करते हैं नसक की। नसक में क्या चीजें आ रही, यहाँ पे देखिए बारिश बहुत होती है। बंगाल है, आप देखिए, आपको अच्छे से पता है कि जो हमारा मानसून आता है वो डिवाइड हो जाता है इस तरीके से। ये बे ऑफ बंगाल की विंड चली जाती है, एक विंड इधर चली जाती है, और ये ऐसे ऐसे बरसती रहती है। यहाँ पे बहुत सारे जो वेस्टर्न घाट के पहाड़ है, तो इस तरफ उतना पानी नहीं होता जितना इधर होता है। ठीक, और इस तरीके से ये विंड्स जाती हैं, फिर यहाँ से इस तरीके से अराकान योमा जो म्यांमार का पहाड़ है उससे टकरा के फिर ये ऐसे विंड्स आती हैं यूपी की ओर। तो बंगाल में ठीक ठाक बारिश है, गोरखपुर में ठीक ठाक बारिश है, यूपी में कानपुर तक आते आते पानी कम हो जाता है, आप भी अच्छे से जानते हैं। विंड्स ऐसे भागना चाहती है, लेकिन इनको हिमालय नीचे ढकेलता रहता है, तो इसलिए हिमालय की तराई में भी बारिश ठीक ठाक होती है। ज्योग्राफी वाले इन चीज़ों को अच्छे समझ रहे होंगे, जो ज्योग्राफी के नहीं उनको ब्रीफली थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। तो बारिश अच्छी होती, तो यहाँ पे 3 बार धान की खेती की थी। धान मतलब चावल की खेती के लिए पानी बहुत चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने आपको वीडियो डाला था कि बंगाल के किसान को खेती करनी चाहिए चावल की,
चावल का रेट ज्यादा अच्छा मिल जाता था, लोग यूपी में भी करने लगे, लोग पंजाब में भी करने लगे। अब यहाँ पे तो बारिश इतनी होती नहीं है वेस्टर्न यूपी और पंजाब में, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी उतनी नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं, अंडरग्राउंड में वाटर को निकालने, उसकी हालत क्या होती चल रही है तो आप सब अच्छे जानते हैं। खैर, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे 3 बार बारिश होती थी तो अच्छा खासा जो है चावल की खेती हुआ करती थी, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ करता था। यहाँ पे क्या होता था, राज्य या स्टेट जो है, स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव एक लमसम अंदाजे से, जिसे कहते हैं लमसम अंदाजा लगा दीजिए कि भैया खेती बहुत ज्यादा हो रही है, क्या अंदाजा लगा, ठीक है पिछली बार का रिकॉर्ड मेंटेन हमें पता है, 50 कुंटल दे दीजिए। खड़े हुए फसल पे खड़े होकर दिखाई दे रहा है 100 कुंटल तक तो रहा होगा आराम से, ठीक है, 50 कुंटल दे दो, 50 कुंटल दे दिया। ये लमसम तरीके से चल रहा था। अब मेन चीज आती है आपका जप्ती या दहसाला। ठीक, तो अकबर ने क्या किया, शेरशाह सूरी के जो 10 साल के जो रिकॉर्ड हुआ करते थे उनको बेस बनाया, और सबसे पहले जो है अकबर ने 1580 में टोडरमल ने बेसिकली ये काम किया था। ठीक है, और 1580 में इस पे काम होता है। 1570 से लेके 1580 तक के जो रिकॉर्ड होते हैं शेरशाह सूरी वाले और उसके बेटे इस्लाम शाह सूरी वाले, इन सभी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके अकबर या टोडरमल इसको रेवेन्यू लागू करता है। और इसी को जो है, इसका जो लैंड रेवेन्यू टैक्स है वो 1/3 लिया जाएगा। ठीक, टोटल प्रोडक्शन का भी मैं बताता हूँ कैसे लिया जाएगा। और कैश में नहीं, रुपए में नहीं लेंगे, दाम में लेंगे। देखिए एक बात बताऊंगा आपको कि 1 रुपया, रुपया जैसी करेंसी जो है वो शेरशाह सूरी ने चालू की थी, 1 रुपया 40 दाम का हुआ करता था। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो रहा है। और 1 करोड़ दाम जो हुआ करते थे, 1 करोड़ दाम मिला के आपका लगभग जो है 2.5 लाख रुपीज हुआ करता था, मतलब 2.5 लाख रुपीज हुआ करते थे 1 करोड़ दाम के, 1 करोड़ दाम के बराबर हुआ करता था। ठीक है, तो सबसे पहले अकबर ने क्या किया कि यहाँ पे करोड़ी सिस्टम चालू किया। ये तो गल्ला बख्शी के पहले, या जिसको हम लोग बोल रहे हैं, और सॉरी गल्ला बख्शी बोल रहे हैं, जब्ती दसाला बोल रहे हैं, उसके पहले अकबर ने यहाँ पे करोड़ी सिस्टम चालू किया था। हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मतलब वो लोग जो कि 1 करोड़ दाम का लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके सूबे लेवल पे कलेक्ट करें और कहाँ पहुंचाएं, सेंट्रल टैक्स पूल में पहुंचाएं, उन लोगों को बोलते थे करोड़ी। मतलब या तो 2.5 लाख रुपीज आप समझ लीजिए, या आप समझ लीजिए 1 करोड़ दाम। ठीक है, हालांकि बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा, तो इसलिए अकबर ने 1580 में 1570 से लेके 1580 तक के जो रिकॉर्ड्स थे उनको बेस बनाते हुए अपना जो है दहसाला सिस्टम चालू किया। देखिए दिक्कत क्या है, शेरशाह सूरी हर साल सर्वे कराता है, राई नाम के रजिस्टर में रखता है। अब सर्वे हो रहा है, बारिश हो गई, कहीं कहीं बारिश कम हो गई, सर्वे जब तक तैयार हुआ किसान कंफ्यूज रहता था। जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर मार्च में हमारा कंप्लीट होता है, 1 अप्रैल में हमको टैक्स चुकाना है, और हमारा जो सर्वे हो रहा है उसका रिकॉर्ड्स आते आते मई आ गया, तो मई तक हमको यही नहीं पता है कि हमको एक्चुअली में कितना लगान चुकाना है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो अकबर ने क्या किया कि इसको 10 साल का कर दिया, कि 10 साल का एवरेज लेके चलेंगे तो ज्यादा हमको समझ में आएगा। ठीक, यहां तक समझ आ रहा है? तो तरीका आपको समझ नहीं आ गया कि 1 से लेके 10, फिर 2 से लेके 12, 12 फिर 3 से लेके 13, हर साल ही असेसमेंट होता है लेकिन पिछले 10 साल का रिकॉर्ड। ठीक, ये चीज क्लियर हो रही है? ऐसा नहीं कि असेसमेंट जो है 10 साल बाद होगा, तब तक तो बल्ले बल्ले हो जाएगी लोगों की। बात क्लियर हो रही है आपको? समझ नहीं आ रहा आपको? ठीक है, तो शेरशाह सूरी के रजिस्टर्स को बेस बनाया उसने, और उसने बोला कि हम जो है टैक्स जो होगा वो रुपए में नहीं लेंगे, दाम में लेंगे। ठीक, और जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर जब 1581 में होगा, तो ये 1571 से लेके और 1581 का रिकॉर्ड चेक होगा। इसमें असेसमेंट होगा कि किसी लैंड पे उम्मीद करी जाती है, ठीक है, किसी लैंड पे उम्मीद की जाती है कि फॉर एग्जांपल 1 करोड़ दाम आएगा। कितना आएगा? 1 करोड़ दाम। ठीक, असेसमेंट है, ये होप है कि लैंड ए से हमें 1 करोड़ दाम मिलेंगे, मतलब कि 2.5 लाख रुपीज मिलेंगे, आप जो भी समझ लीजिए। ठीक, 1 करोड़ दाम समझिए, ज्यादा समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ दाम हमको यहां से मिलेगा, ये क्या असेसमेंट है, उम्मीद है, लेकिन आया कितना? मान लीजिए ये आ गया 0.9, या मान लीजिए 90 लाख दाम। ठीक, मतलब 10
लाख दाम का हमको एक तरीके से लॉस हो गया असेसमेंट के हिसाब से। अब ये लॉस क्या हो सकता है, या तो घपला हुआ हो या प्रोडक्शन ही उतना ना हो पाया हो, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, बारिश नहीं हुई, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, इसलिए 10 लाख दाम का। तो असेसमेंट जो किया उसे क्या बोला गया, जमा। उम्मीद थी कि इतना जमा आएगा, उम्मीद थी कि इतना जमा आएगा, पर जमा आएगा किस फॉर्म में, दाम में आएगा। तो ये मिलके क्या हो जाएगा, जमा दामी सिस्टम। क्लियर। उम्मीद थी कि इतना दाम आएगा, इसको बोला गया जमा, और जो कलेक्शन हुआ उससे कलेक्शन हुआ दाम में, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, जमा दामी सिस्टम। तो जमा में अगर दाम के डिफरेंस को निकालेंगे, कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है, उम्मीद तो यह है कि ज्यादा हो, ठीक समझ आ रहा है आपको। असेसमेंट से कलेक्शन को अगर माइनस कर देंगे तो पता चलेगा कि कहाँ घपला हो रहा है, कहाँ कमी आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, तो इसके ऊपर काम होगा। इसलिए इसको जमा दामी सिस्टम भी कहा गया। क्या ये चीज क्लियर हुई आपको, जमा दामी सिस्टम? ठीक है। तो हासिल किया, हासिल करते हैं जो कि हम लोग दाम में, इसलिए इसको जमा दामी बोलते हैं। ठीक है, जमा की उम्मीद करी दाम में और हासिल भी हम लोगों ने किया दाम में, इसलिए इसको जो है जमा दामी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो जमा में से अगर हमने हासिल हटा दिया तो पता चल जाता है कितना लॉस हो गया। तो ये रहा आपका सिस्टम, इसलिए इसको जमा दामी सिस्टम भी कहते हैं। क्या ये चीज क्लियर होगी, इसका एक नाम समझ में आ गया। इसको जप्ती भी कहते हैं, दहसाला भी कहते हैं, जमा दामी सिस्टम भी कहते हैं। ये चीज क्लियर आपको। अच्छा, अकबर ने लैंड रेवेन्यू का जो मेजरमेंट, भाई अब ये तो 1571 से लेके 1580 तक का था। 81 में जो सर्वे हुआ साथ ही में, 81 मतलब 1581 बेस ईयर जो है उसमें ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, और 81 82 वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका जो है लैंड रेवेन्यू के लिए एक असेसमेंट भी चल रहा है। फिर 1571 से लेके 81 तक का, 81 का सर्वे करा लिया और 71 से लेके 81 तक को बेस बना लिया। ठीक, तो ये मतलब इसके लिए क्या होगा, आपको लैंड मेजरमेंट कराना पड़ेगा। तो पहले चलता था गजे सिकंदरी, ठीक है, अब क्या चलेगा आपका, गजे इलाही। क्या चलेगा, गजे इलाही। इसीलिए मैंने मैप पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, गजे इलाही। ठीक, गजे इलाही क्या है, गजे सिकंदरी आपका जो हुआ करता था वो लगभग 39 अंगुल का हुआ करता था, या 32 इंच का, और ये आपका चलेगा 41 अंगुल का गजे इलाही। ठीक, गजे सिकंदरी जो हुआ करता था वो आपका बांस के बड़े बड़े लट्ठों से नापा जाता था, और गजे इलाही जो है ये लोहे की चेनों से, इसको कैरी करना आसान है, मेजरमेंट। ठीक, यहां तक सबको क्लियर हो रहा है। और ये सारा का सारा जो सिस्टम है वहां कहां पे नोट होता था, राई में, और ये कहां पे नोट होगा, रिकॉर्ड्स कहां नोट होंगे, दस्तूर में नोट होंगे। इसलिए इस डिपार्टमेंट को क्या बोला जाता है, दस्तूर उल अमल। और ये रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन पहुंचाएगा नीचे से, आप देखिए कानून गो, कानून गो के ऊपर आपको याद आ रहा है अभी थोड़ी देर मैंने आपको पढ़ाया, तो वो चीजें हैं। ठीक, क्लियर है चीज आपको। नीचे कानून गो देगा, कानून गो के ऊपर बितिकची देगा, बितिकची के ऊपर दीवान देगा, और दीवान कहां पहुंचा देगा, दीवाने वजीराते कुल तक। और दीवाने वजीराते कुल जो है वो दस्तूर उल अमल में सारा का सारा असेसमेंट नोट करेगा, और नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, वो असेसमेंट करके आ जाएगी उम्मीद जमा, और जो कलेक्शन हुआ वो हो जाएगा हासिल, इसीलिए हो जाएगा जमा दामी। क्लियर है चीज आप लोगों को, किसी को कोई डाउट? ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि भाई लैंड रेवेन्यू असेसमेंट कैसे, जैसे हमने वहां क्या देखा, उत्तम मध्यम सोयम देखा, हाई फर्टाइल लैंड, मीडियम फर्टाइल लैंड, लो फर्टाइल लैंड। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे 4 कैटेगरीज देखेंगे। क्या, पोलज, परती, छच्छर और बंजर। ये सबसे अच्छी कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी है, और ये सब लोएस्ट कैटेगरी की है। पोलज वो लैंड होती है जहां पे हर साल खेती होती है। मान लीजिए कि ये लैंड है, और ये किसान, एक किसान की लैंड है, इसका कुछ एरिया पोलज, इसका कुछ एरिया एरिया जो है पड़ती है, और कुछ एरिया जो है वो छच्छर है,
और कुछ एरिया जो है बंजर है। तो पोलश वो जगह है जहां पे हर साल खेती होती है, मतलब इसमें रोका नहीं होता। परती वो लैंड है जिसके ऊपर किसान 1 या 2 साल खेती नहीं करता है, ताकि लैंड की फर्टिलिटी बढ़ सके और फर्टिलिटी रीगेन हो सके। सिमिलरली छज्जर में उसकी मजबूरी है कि उसको 3 से 4 साल खेती ना करना पड़े। 3-4 साल अगर खेती नहीं करता है तो ये इसकी भी फर्टिलिटी रीगेन हो जाती है। और बंजर वो कैटेगरी है जिसमें माना जाता है कि 5 साल या उससे भी ज्यादा खेती होती ही नहीं, ऊसर एक तरीके से। आज भी जो है इसको बंजर लैंड बोल दिया जाता है, इसमें तो कुछ होगा नहीं, बंजर है, ठीक है, शब्द वही है। यहां तक सबको समझ नहीं आ रहा है? तो अकबर क्या करता था, लगान आपसे तभी करता था, अकबर ने सिस्टम रखा कि आपसे लगान तभी लिया जाएगा अगर आपने खेती की हो। मतलब अगर आपके पास अगर टोटल पोलज है तो दीजिए, पोलज के साथ कुछ परती भी है, कुछ छच्चर भी है, कुछ बंजर भी है। तो अगर आपने परती में इस बार कर दी है तो पोलज प्लस परती का दे दीजिए। छच्चर में भी इस बार कर दिए तो पोलज प्लस परती प्लस छज्जर में भी कर दीजिए। इस बार आपने परती और छच्चर में नहीं किए तो मत दीजिए, बंजर में नहीं किए तो मत दीजिए, बंजर में तो वैसे भी उम्मीद बहुत कम ही है। तो इस तरीके से लैंड रेवेन्यू सिस्टम चल रहा है। अब इसका जरा हम शेरशाह सूरी से कंपैरिजन करते हैं। ठीक, मान लीजिए यूपी में 2 एरिया है, एक कन्नौज और एक मान लीजिए बुंदेलखंड। अब कन्नौज में 50 क्विंटल प्रोडक्शन हुआ गेहूं का, और बुंदेलखंड में मान लीजिए 30 क्विंटल हुआ गेहूं का। ठीक है, तो शेरशाह सूरी के सिस्टम में क्या हो जाएगा, 50 + 30 विच इज 80। 80 का डिवाइड कर दो 2 से, एवरेज निकल आएगा कितना, 40। अब इस एवरेज का 1/3 ले लिया जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 13.33। तो अब आपका कन्नौज वाला भी 13.33 देगा और आपका बुंदेलखंड वाला भी 13.33 देगा। मतलब क्या, टोटल लैंड रेवेन्यू जो कलेक्ट हो रहा है उसका उत्तम मध्यम स्वयं में जो टोटल कलेक्शन हो रहा है उस कलेक्शन का एवरेज निकाला गया, उस एवरेज का 1/3 लिया जा रहा है आपसे अकबर के शेरशाह सूरी सिस्टम में। अकबर क्या कर रहा है, अकबर कह रहा है कि ऐसा है कि जो कन्नौज है, ठीक है, या जो आपका बुंदेलखंड है, ठीक है, मान लीजिए बुंदेलखंड में आपका फॉर एग्जांपल 15 टन हो गया प्रोडक्शन। तो ऐसा नहीं कि हम बुंदेलखंड में और आपका कन्नौज वाले को मिला के एवरेज निकालेंगे, क्योंकि बुंदेलखंड में भी पोलज, परती, छच्चर और बंजर तमाम तरह की कैटेगरी हो सकती हैं, इसलिए हम बुंदेलखंड का एवरेज निकालेंगे। ठीक, समझ नहीं आया आपको? और छच्चर मान ली बंजर में, वैसे ही बंजर में तो खेती होगी नहीं, तो बुंदेलखंड में क्या निकला, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ 15 क्विंटल का, और चूंकि ये 3 तरीके की लैंड है तो इसको 3 से डिवाइड कर दिया, एवरेज निकाला कितना आया 5। तो बुंदेलखंड में एरिया में लोगों को 5 क्विंटल लगान देनी पड़ेगी। ठीक, तो एरिया वाइज जो है एवरेज चलता था। यहां तक सबको समझ नहीं आ रहा है? तो अगर आप अकबर को देखते हैं तो अकबर क्या कर रहा है, एवरेज फसल पे लगान लगा रहा है, और शेरशाह सूरी क्या कर रहा है, टोटल जो फसल हो रही है उसके एवरेज पे लगान लगा रहा है। क्लियर ये चीज? सही बच्चों को ये चीजें क्लियर आ रही है, समझ में आ रही है? यहां तक सबको समझ में आ रहा है, बताइए। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि शेरशाह सूरी क्या कर रहा है, वो टोटल फसल के एवरेज पे लगान लगा रहा है, और अकबर क्या कर रहा है, वो एवरेज फसल के ऊपर लगान लगा रहा है। तो इसका फायदा किसको मिल रहा है, किसानों को मिल रहा है। ठीक है, मतलब टोटल में लगा रहा है अकबर, बोलिए आप जो भी बोलिए, ठीक है। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग हो जाएगा। लाइक जैसे क्या है कि बुंदेलखंड की जो 100 एकड़ जमीन है उसका कंपैरिजन यूपी के 70 एकड़ जमीन से आप कर सकते हैं। यूपी में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा जब्ती दहसाला। अब ये क्या है, जागीरी सिस्टम में मैंने अभी आपको क्या बताया था कि मनसबदारों को घुड़सवार दे दिए जाते थे, और मनसबदारों से बोला था कि सैलरी तुम नहीं दोगे, सैलरी हम देंगे। तो यहाँ पे जैसे मनसबदारों को जब प्रोडक्शन, जैसे ये तो पूरा अकबर के टाइम पीरियड में भी जागीरें बांटी गई, ऐसा नहीं कि जागीरें नहीं बांटी गई है। मतलब कुछ एरिया आपको दे दिएगा, यहाँ आपका लैंड लॉ एंड ऑर्डर देखिए, लैंड रेवेन्यू देखिए, सब कुछ आप देखिए।
लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे, लैंड रेवेन्यू आप देखेंगे, ये देखेंगे कि लैंड रेवेन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन लैंड रेवेन्यू कलेक्शन कौन कराएगा, वो सेंट्रल के ऑफिसर्स की निगरानी में होगा। और जागीरी वाले सिस्टम में भी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होगा, तो वो जप्ती या दहसाला जमादामी सिस्टम से ही होगा। क्या ये चीज क्लियर होगी आपको, जागीरी वाले एरिया में क्या चलने जा रहा है, बताइए। ठीक है, तो अब आपका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर तो आपके माइंड में होगा ही कि मान लीजिए ये विलेज है, यहाँ पे जमींदार लोगों ने ले लिया, इसके ऊपर कहाँ गया, कानूनगो के पास रिकॉर्ड मेंटेन हो गया, कानूनगो के ऊपर ये कहाँ रिकॉर्ड मेंटेन हो गया, बितिकची के पास रिकॉर्ड मेंटेन हो गया, बितिकची के बाद जो है ये दीवान के पास रिकॉर्ड मेंटेन हो गया, दीवान ने इसको भेज दिया कहाँ पे, सूबे लेवल से दीवान ने कहा भेज दिया, दीवान ने वजीराते कुल को भेज दिया, और दीवान वजीराते कुल के पास पहुंच के क्या बन जाता है आपका दस्तूर उल अमल रजिस्टर बन जाता है। क्लियर ये। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं कि जो आपका विलेज लेवल से जमींदार ने किसको दे दिया, फोतेदार को दे दिया, ट्रेजरी वाला है, फिर ये यहाँ से चला जाएगा खजानदार के पास चला जाएगा, खजानदार से चला जाएगा आपके पास ये दीवान के पास चला जाएगा, और दीवान इसको भेज देगा दीवान वजीराते कुल के पास। ये आ गया क्या, टोटल हासिल। ठीक, ये टोटल कितना आ गया, जमा का रिकॉर्ड और हासिल में डिफरेंसेस देख लिया, अब ढूंढा जाएगा कहाँ कहाँ गड़बड़ी है। क्लियर हो रहा है आप सबको, ये चीजें क्लियर हो गई आपको। 12 सूबे हैं तो 12 दीवान इस तरीके से सारा का सारा डेटे भेजेंगे किसके पास, इसके पास, दीवानी वजीराते कुल के पास। ठीक, तो इसे आईने दहसाला कहते हैं, टोडरमल का बंदोबस्त कहते हैं। ठीक, शेषा सूरी के लैंड रिफॉर्म्स के साथ साथ चला, लाहौर में भी दिखता है, बिहार में भी दिखता है, मालवा में भी दिखता है, गुजरात में भी दिखता है। शेषा सूरी की अगर बात करते हैं, शेषा सूरी ने पर 10 ईयर में इसको वसूला, जब पर ईयर इसको इसका असेसमेंट किया, और अकबर ने किया इसका वो पर 10 ईयर में किया। ठीक, लगान या जो लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट है वो दाम में होता है, जबकि इसका भुगतान जो होता है वो कैश में होता है, नगद में होता है, असेसमेंट दाम में होता है। ठीक है, या इसको असेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जमा। ठीक, कलेक्ट किए गए को क्या बोलते हैं, हासिल बोलते हैं, इसीलिए इसको जमा दामी सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक, क्लियर। अकबर ने 1580 में सबसे पहले जो है करोड़ियों को, उसके पहले करोड़ियों की अपॉइंटमेंट होती थी, वो करोड़ी का मतलब होता है कि वो लैंड रेवेन्यू कलेक्टर्स जो कि 1 करोड़ दाम का कलेक्शन करने में या 2.5 लाख रुपीस देने में कैपेबल हुआ करते तो उनको करोड़ी बोला जाता था। ठीक, बाकी अगर बात करते हैं तो लेनपुल ने जप्ती या टोडरमल को जो है, जप्ती के लिए टोडरमल को जो है बहुत ही ज्यादा उसको तारीफ करी है, लेनपुल ने इसकी बहुत तारीफ करी है, वही लेनपुल जो है अकबर को पागल जो बोल देता है। ठीक, लगान की वसूली की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सूबे लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल से होते हुए सूबे के लेवल तक पहुंचती है। अब हम लोग बात करते हैं दिक्कत क्या आ रही है। ठीक, जैसे देखिए कि शाहजहां ने क्या किया कि जप्ती के स्थान पे, जप्ती की जगह क्या कर दिया, यहाँ पे इजारेदारी सिस्टम लागू कर दिया। ठीक है, कहाँ पे, ये यही मेन स्ट्रीम आपका शाहजहां के सिस्टम से ही गड़बड़ होना चालू हो गया था, औरंगजेब तक तो और गड़बड़ हो गया। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या किया, इदारेदारी सिस्टम चालू कर दिया, इदारेदारी सिस्टम मतलब ठेके पे। ठीक, वो भी वहां जहां जप्ती लगाई थी अकबर ने, वहां पे अगर आप ठेकेदार को अपॉइंट कर रहे हैं लगानों के लिए, तो ठेकेदार जो है वो किसानों से हल बैल सब कुछ उठा ले जाते थे। ठीक, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, ठेकों पे लेना आपने चालू कर दिया, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, इससे स्टेट की एक निगेटिव इमेज बनी, किसमें, किसानों के बीच में बनी। ठीक, तो ये भी एक कारण रहा मुगल डायनेस्टी के कमजोर होने का। दूसरा, शाहजहां ने क्या किया कि दक्षिण भारत में जप्ती लागू कर दिया, और औरंगजेब ने भी उसको कंटिन्यू रखा, यहाँ पे साउथ इंडिया में इस जगह आपने जप्ती लागू कर दिया, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप जागीरें बांट रहे हैं। औरंगजेब ने यहाँ पे जागीरें बांटना चालू कर दिया। मैंने आपको बताया कि लेटर मुगल्स के टाइम पीरियड में जब जागीरदारी सिस्टम आप दे देंगे, अभी हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर देखना है, लैंड रेवेन्यू देखना है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, जागीरदार को देखना है, कलेक्शन का प्रोसेस जो है वो सेंट्रल डिसाइड कर रहा है। तो अब ऐसे में अगर आप यहाँ पे जप्ती लागू कर रहे हो, यहाँ पे जागीरें दे रहे हैं, और कलेक्शन का प्रोसेस सेंट्रल ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन सेंट्रल हो गया वीक, कहां से, बहादुर शाह आलम फर्स्ट से लेके और बहादुर शाह जफर तक, या मोहम्मद शाह रंगीला तक। तो सेंट्रल जब वीक है तो ये जागीरदार क्या कर लेगा, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, दीवानी राइट भी अपने पास ले लेगा, और जो है लॉ एंड ऑर्डर की पावर अपने पास ले लेगा। कुल मिला के दीवान और नाजिम दोनों की पावर ले लेगा, क्या बन जाएगा, नवाब। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। तो ये भी जो एक
रीजन, अच्छा से अकबर ने भी जो है तकावी लोन दिया ताकि लोग जो है वो लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स कर सकें। तो ये आपका आज पूरा हो गया मुगल्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम। मुझे लगता है